एक नाम है रदरफोर्ड। इन्होंने एक सेटअप तैयार करने के लिए बोला और यहाँ से उन्होंने ये बात प्रूफ करने का ट्राई किया कि कोई भी परमाणु किस तरह से हो सकता है, कैसा वो दिख सकता है, तो उसी को यहाँ पर प्रूफ करा गया। जो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने एक स्वर्ण पन्नी लिया, एक पतला सा स्वर्ण पन्नी लिया, एक गोल्ड फॉइल जिसको हम लोग बोल सकते हैं। इसका जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है वो लगभग 2.1 × 10⁻⁷ है। आप यहाँ ऐसे समझ सकते हैं कि जब अल्फ़ा का कण इस गोल्ड फॉइल से पास होगा तो उसमें एक से ज़्यादा बार प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग नहीं होगा। ये इतना ज़्यादा पतला था। यहाँ पर जो इन्होंने स्रोत यूज़ किया अल्फ़ा कण को प्रोड्यूस करने के लिए वो एक तरह का बिस्मथ है। आप देख सकते हैं इसका जो परमाणु क्रमांक 83 दिया है, उसका जो मास नंबर है 214 है। जब यहाँ से अल्फ़ा कण बाहर निकलेगा इस स्रोत से, तो किसी भी एक अल्फ़ा कण के पास जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा लगभग कितना है, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब 10⁻6 होता है। अब जब यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा और अल्फ़ा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल जो अपना ये कण, ये अपना स्वर्ण की पन्नी है, उसको पार करके आगे जाएगा, तो अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से पास होकर कहाँ कहाँ जा रहा है उसको पता करने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर एक पर्दा, एक स्क्रीन लगाया गया। ये जो स्क्रीन है वो एक तरह से जिंक सल्फाइड का बना हुआ है। जब कभी भी उस स्क्रीन पर अल्फ़ा पार्टिकल गिरेगा तो वहाँ पर एक स्पार्क, एक फ्लैश दिखेगा, चमकीला फ्लैश। तो जिस बिंदु पर चमकीला फ्लैश दिखेगा हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल गिरा, आपतित हुआ। यहाँ पर एक सूक्ष्मदर्शी भी लगा हुआ है। ये जो सूक्ष्मदर्शी होता है वो उन स्पार्क को देख सकता है और उसके हिसाब से यहाँ पर कंक्लूजन कि क्या समझ में आया, क्या सारांश निकला, उसको बता सकते हैं। जब आप इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर ये स्रोत है, जो स्रोत क्या करेगा, अल्फ़ा कणों को प्रोड्यूस करेगा। जब यहाँ से अल्फ़ा कण निकलेंगे तो हमें एक पतला सा अल्फ़ा कण चाहिए, एक पतला सा किरण पुंज चाहिए। तो एक पतला सा किरण पुंज बनाने के लिए यहाँ पर लेड की ईंटें लगाई गई हैं। तो जो ये ईंटें हैं, जब इस ईंटों के अंदर से अल्फ़ा पार्ट पास होगा तो हमें एक पतला सा किरण पुंज मिलेगा। इस किरण पुंज को ये जो पतला स्वर्ण का पन्नी है इससे पास किया गया। लोगों का अनुमान ये था थॉमसन मॉडल से, क्योंकि थॉमसन ने ये बोला हुआ था कि जो भी एटम होता है परमाणु, उसके अंदर पूरा चारों तरफ धन आवेश फैला हुआ रहता है। ऐसे केस में जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा जो होता है वो हीलियम का ही नाभिक होता है। जो हीलियम का नाभिक है उसको हम लोग अल्फ़ा बोल सकते हैं। और हीलियम के लिए अगर यहाँ पर परमाणु क्रमांक 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फ़ा के पास आवेश होगा वो होगा +2e, यानी अल्फ़ा एक तरह का धनात्मक आवेश हो गया, धनात्मक आवेश कण हो गया। तो लोगों का अनुमान ये था कि अगर किसी भी परमाणु के अंदर पूरा धनावेश फैला हुआ है तो जब अल्फ़ा उसके पास पहुँचेगा तो ये धनावेश है, अंदर धनावेश फैला हुआ है, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा और उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से अल्फ़ा बहुत सारे अलग अलग एंगल पर, अलग अलग कोण पर प्रतिकर्णित होगा, स्कैटर्ड होगा। लोगों का ये उम्मीद था। लेकिन लोगों ने ये देखा कि जब उन्होंने यहाँ से ढेर सारे अल्फ़ा कणों को पास किया तो अधिकतम अल्फ़ा कण जो है वो लगभग सीधा गए और सामने स्क्रीन पर मिले। अगर यहाँ से अधिकतम अल्फ़ा कण सीधा गए और सामने स्क्रीन पर मिला, इसका मतलब ये हुआ कि उन अल्फ़ा कणों पर किसी भी तरह का रिपल्सिव फोर्स नहीं लगा। अगर उन पर किसी भी तरह का रिपल्सिव फोर्स नहीं लगा और अगर लगा भी तो वो ना के बराबर, तो इससे ये बात समझ में आ गया कि जो धनावेश है वो पूरे परमाणु में फैले हुए नहीं है। अगर पूरे परमाणु में धनावेश फैले हुए रहते तो जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल पास किए थे वो अलग अलग एंगल पर और काफ़ी बड़े बड़े एंगल पर स्कैटर्ड हुए रहते, प्रकीर्णित हुए रहते। बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अधिकतम अल्फ़ा पार्टिकल जो थे, अल्फ़ा कण जो थे वो लगभग सीधा गए और सामने स्क्रीन पर मिले। इससे ये बात सिद्ध हो गया कि जो धनावेश है वो पूरे परमाणु में फैला हुआ नहीं है, किसी एक बिंदु पर केंद्रित है। उन्होंने ये बात समझा कि जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल्स पास किए, लगभग 8000 अल्फ़ा पार्टिकल में से एक ऐसा अल्फ़ा पार्टिकल था जिस पे 90 डिग्री से ज़्यादा का प्रकीर्णन हुआ। मतलब इसका जो स्कैटरिंग एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा का हुआ। ऐसा आप समझ सकते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल गया, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गया।
अगर अल्फ़ा पार्टिकल जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा पार्टिकल के सामने कोई एक ऐसा कण होगा जिसके पास अल्फ़ा से ज़्यादा द्रव्यमान भी होगा और आवेश भी होगा, क्योंकि यहाँ जो सामने कण था इसने अल्फ़ा पार्टिकल को वापस भेज दिया, रिपेल्ड कर दिया। अगर अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से रिपेल्ड हो गया, आगे नहीं जा सका, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो भी कण है उस कण के पास अल्फ़ा से ज़्यादा आवेश भी है और द्रव्यमान भी है। तो जब लोगों ने इसको समझा तो उनको ये समझ में आया कि किसी भी परमाणु का जो कुल द्रव्यमान होता है उसका मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो इसी कण के पास होता है। इस कण के पास ढेर सारा द्रव्यमान होता है और ढेर सारा धनावेश है, और इसी कण को बाद में नाम दिया गया नाभिक, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। तो रदरफोर्ड ने यहाँ पर यही बात समझाया कि अल्फ़ा कण को विपरीत दिशा में विक्षेपित करने के लिए बहुत अधिक प्रतिकर्षण यानी रिपल्सिव फोर्स चाहिए, जो तभी प्राप्त होगा यदि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान और धन आवेश केंद्र पर दृढ़तापूर्वक संकेंद्रित हो। अब क्योंकि 8000 में से एक ऐसा अल्फ़ा पार्टिकल था जो वापस गया, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस चले गया, ऐसा बोल सकते हैं कि उसका जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग का मतलब क्या हुआ, प्रतिकर्षण कोण, उसका जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है वो हुआ 180 डिग्री। अगर 8000 में से सिर्फ एक के साथ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो भी नाभिक होगा वो काफ़ी सूक्ष्म होगा, यानी उसका आयतन काफ़ी कम होगा। तभी 8000 में से सिर्फ एक ही ऐसा अल्फ़ा पार्टिकल है जो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस चले गए, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए ये अल्फ़ा पार्टिकल है, ये अल्फ़ा पार्टिकल आया, इसके ठीक सामने नाभिक है गोल्ड का। क्योंकि ये गोल्ड के ठीक सामने आया तो इसका द्रव्यमान और इसका आवेश दोनों काफ़ी ज़्यादा है, तो अल्फ़ा इसको पार नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आया, यहाँ पर कुछ क्षण के लिए रुका और यहाँ से रिपेल्ड हो गया, वापस चले गया। अल्फ़ा और गोल्ड के बीच की जो मिनिमम दूरी है वो r है। जो हम यहाँ पर गोल्ड है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 79। किसी भी नाभिक के लिए जब उसका आवेश लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, किसी भी नाभिक के लिए जब उसका आवेश लिखते हैं तो उसका उसको लिखने का तरीका होता है +ZE। क्योंकि नाभिक का जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है, इसलिए प्लस लिखा गया। Z क्या होता है, उसके लिए परमाणु क्रमांक होता है, और E आपको पता ही है, E जो होता है वो किसी एक आवेश के किसी एक कण के पास जो कम से कम जो आवेश होगा उसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁹। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा के पास जो आवेश है वो +2E है, नाभिक जो है स्वर्ण का उसके पास जो है वो +ZE है आवेश। दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, r है। जब इनके बीच का बल आप निकालेंगे तो बल हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 /r²। तो ये वो प्रतिकर्षित बल है जिसकी वजह से जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो रिपेल्ड हुआ। तो यहाँ पर इन्होंने ये देखा, रदरफोर्ड ने ये बात नोटिस किया कि जब ढेर सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स को फेंका गया तो उसमें से अधिकतम अल्फ़ा, यहाँ देख सकते हैं बहुत से अल्फ़ा कण पन्नी को पार कर जाते हैं। अगर बहुत सारे अल्फ़ा कण पन्नी को पार कर गए, उनमें कोई भी प्रतिकरण नहीं हुआ, कोई भी स्कैटरिंग नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो परमाणु है वो ज़्यादा सघन या संगठन नहीं है, यानी उसका जो डेंसिटी है वो पूरा फैला हुआ नहीं है, किसी एक केंद्र पर है। यहाँ पर ये बात भी बोला गया कि लगभग केवल 0.14% का 1 डिग्री से अधिक प्रकीर्णन हुआ। इसका मतलब बहुत ही थोड़े से ऐसा अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जिनका एंगल ऑफ स्कैटरिंग, प्रकीर्णन कोण 1 डिग्री से अधिक था। यानी मैक्सिमम जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो लगभग सीधा गए, उसमें कोई खास प्रकीर्णन या स्कैटरिंग नहीं हुआ। और यहाँ पर जैसे बताया गया है कि 8000 में ऐसा एक अल्फ़ा पार्टिकल था जिसमें जो स्कैटरिंग वो 90 डिग्री से अधिक हुआ, जहाँ से ये बात समझ में आया कि जो भी नाभिक होता है वो काफ़ी सूक्ष्म होता है और काफ़ी थोड़े से आयतन में रहता है, उसका वॉल्यूम काफ़ी कम होता है। रदरफोर्ड ने इन्हीं बातों को यहाँ पर इस ग्राफ में बनाया गया है। ये जो अलग अलग डॉट हैं, ये सब जो डॉट होते हैं वो बताते हैं कि किस तरह से ये जो यहाँ पर
उम्मीद करा गया था, जो सोचा गया था, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर ग्राफिकली बताया गया है। जहाँ पर बताया गया है ये प्रकरणित कणों की संख्या है, कितने कण जो है वो अलग अलग एंगल पर प्रकरणित हुए, और यहाँ पर एंगल दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसके बीच में 0 से 20 डिग्री है, ये 0 से 20 डिग्री, इसके बीच में बहुत ही कम कण है जो प्रकरणित हो रहे हैं, यानी बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है जिनका स्कैटरिंग हो रहा है। लगभग सभी अल्फा पार्टिकल जो हैं वो स्ट्रेट चले जा रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये नंबर 10⁻7 है, यानी बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जिनमें कोई खास स्कैटरिंग नहीं हुआ है। यहाँ की जो एंगल है वो लगभग 0 के आसपास है। अगर यहाँ पर जो कोण है वो 0 डिग्री के आसपास है, इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतम अल्फा पार्टिकल जो हैं वो लगभग सीधे चले गए हैं, उनमें कोई भी किसी भी तरह का स्कैटरिंग नहीं हुआ है। रदरफोर्ड ने जब नाभिक का साइज़ निकाला, पता किया, तो उनको जो उसका साइज़ मिला वो मिला 10⁻15 10⁻14 मीटर। और जब उन्होंने परमाणु का साइज़ देखा तो वो हो गया 10⁻10 मीटर। यानी अगर आप नाभिक और परमाणु का साइज़ कंपेयर करते हैं तो जो साइज़ का रेशियो आता है वो लगभग आता है 10,000 से 1 लाख। आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो परमाणु होता है वो नाभिक के मुकाबले 10,000 से लेके 1 लाख गुना बड़ा हो सकता है। यानी परमाणु काफ़ी बड़ा होता है, परमाणु के मुकाबले जो नाभिक होता है वो काफ़ी छोटा होता है। कितना छोटा होता है? लगभग 10,000 से लेके 1,000 गुना तक छोटा होता है। अगर नाभिक बहुत ही छोटा है और परमाणु काफ़ी बड़ा है और सभी पूरा का पूरा जो द्रव्यमान है वो नाभिक के पास ही है, लगभग 99.9% किसी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक के पास ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर छोटे से नाभिक में सारा द्रव्यमान है तो जो पूरा परमाणु होगा लगभग खाली जगह होगा, क्योंकि नाभिक बहुत छोटा है, परमाणु काफ़ी बड़ा है नाभिक के मुकाबले। तो अगर नाभिक के मुकाबले परमाणु काफ़ी बड़ा है और नाभिक के पास ही सारा मास है, सारा द्रव्यमान है, इसका मतलब जो परमाणु होगा लगभग खाली जगह होगा। वही बात यहाँ पे लिखा गया है, संगठन नहीं है, यानी जो डेंसिटी है वो केंद्र पर है। तो यहाँ से जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया वहाँ से ये बात क्लियर हुआ कि किसी भी एटम के केंद्र पर एक हैवी पार्टिकल होता है, काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी टाइनी होता है, लेकिन उसके पास ढेर सारा द्रव्यमान होता है, उसके पास ढेर सारा आवेश होता है, जिसको नाम दिया गया नाभिक न्यूक्लियस। और उसके चारों तरफ जो होते हैं इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग कक्ष में रिवॉल्व करते हैं। तो ये होता है किसी भी परमाणु की संरचना।